लोगों का मानना है कि मुझसे मिलना बहुत आसान है। हर एक के दुख सुख में बहुत ज़्यादा आना जाना होता रहा। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि नहीं हमारे नहीं आए, हमने बुलाया हमारे यहाँ पे नहीं आए, ऐसा नहीं। जनता ने हमें बड़ी उम्मीदों के साथ चुना है और हमें पूरी तन मन से उनकी सेवा करनी है। पूरी दिल्ली में, पूरी इंडिया में वो वायरल हो गया। किसी भी चुनाव को कम से कम मैं इतना हल्का नहीं लेता कि मैं 400 पार कहता रहूँ और 272 भी ना आए। भारत में सरकार आपकी थी, MP साहब भारत सरकार में मंत्री थे, ED को कोई जानता नहीं था, CBI को आप यूज़ कर रहे थे तो इसीलिए उसको तोता कहा जाता था। लेकिन मेरे ये 10 साल, ये केजरीवाल जी के 10 साल ऐसे ही हैं जैसे एक विपक्ष में जिए जाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरे हिंदी में हूं आपके साथ कृतिका सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी बिसात भी गर्माती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता जी। हालांकि उन्हें चुनौती देने के लिए कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक को चुनावी मैदान में उतारा है। सीधा राजेश गुप्ता जी से जान लेते हैं कि इस बार क्या कुछ चुनावी मुद्दे उनके रहेंगे, किस तरीके से जनता के साथ संवाद कर रहे हैं और अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है। सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट में रहेंगे। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो यही है कि वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा बड़ा काम है जिसे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या कुछ चुनावी मुद्दे इस बार? सबसे बड़ा काम यह है कि पिछले 10 सालों में मैं एक ऐसा विधायक रहा जो जिसने मुझे तकलीफ बताई, मैं सुबह सुबह उसके घर पहुंच गया। 5 बजे चाहे साइकिल पे जाना हो, चाहे लोगों से मिलना हो, सबसे ज़्यादा अगर कोई इशू है तो अवेलेबिलिटी है कि मैं उनसे बड़े आराम से मिल सकता हूँ। लोगों का मानना है कि मुझसे मिलना बहुत आसान है। हर एक के दुख सुख में बहुत ज़्यादा आना जाना होता रहा। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि नहीं हमारे नहीं आए, हमने बुलाया हमारे यहाँ पे नहीं आए, ऐसा नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो जब आप ऐसे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो फिर लोग काम की बात करते हैं। और जब आप मिलेंगे तो आपका ध्यान जाएगा काम के ऊपर। जब आप उनसे मिल रहे हैं तो वो सारे काम कराए। जैसे आप इन रोडों पर आप घूम रहे हो, अगर PWD के आपने रोड्स देखे होंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि सबसे अच्छे रोड्स में से एक होंगे। कहीं कोई खड्डा आपने देखा नहीं होगा। आपने सेंटर वर्क देखे, मैंने सारे ऊंचे कराए हुए हैं। आप जब कैमरे पे आप दिखाएंगे, ताकि पोल्यूशन का भी इतना फ़ायदा है कि पोल्यूशन नहीं होता इससे कि गाड़ी जब धुआं मारती है तो ये उड़ता नहीं है। दूसरा, इसके अंदर से आराम से जानवर क्रॉस नहीं कर पाते, लाइट्स नहीं पड़ती हैं, सफाई करना इसको आसान है, ग्रीनरीज पे अच्छी लगती है। पूरी क्षेत्र की जो लाइट्स है, MCD की जो गलियाँ, उनको पैसे देके काम कराना। इस वक्त गाँव में सारी गलियाँ बन रही हैं जहाँ से मैं भी आ रहा हूँ, हर क्षेत्र में वो बनवाई है। गेट्स लगवाना, मतलब जितने काम एक विधायक के होते हैं। पानी सीवर का तो मेन इशू है ही, उसके ऊपर कितना काम करा। और आज दिल्ली में मैं गारंटी कह सकता हूँ बहुत जगह दिक्कतें भी हैं। अरविंद जी उस पर काम कर रहे हैं, आतिश जी काम कर रहे हैं, लेकिन वजीरपुर में बहुत कम दिक्कतें। तो उन चीज़ों को घूम घूम के बात कर करके लोगों से मैनेज करके मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा रीज़न रहेगा वो यही रहेगा। वजीरपुर की स्पेसिफिक बात करें कि लोगों से मिलना जुलना और लोगों से जो व्यवहार रहा, किसी का कोई नुकसान कभी करा नहीं, बस भलाई करा है। सर, एक पोस्ट भी पिछले दिनों खूब वायरल हुआ था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने आपको अपनी चप्पल दी थी और आपने कहा था कि इसे मैं खड़ाऊ समझकर जनसेवा के लिए निकलूंगा। तो क्या उसी खड़ाऊ का इस्तेमाल कर रहे हैं आप जनसंवाद में? हाँ बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे अभी मैंने 450 ऑन रिकॉर्ड जिस पे वीडियोग्राफिक्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, सॉरी, जिसके ऊपर हमने जनता से रेवड़ी पे चर्चा करी है, जो बेनिफिशियरी क्लास है। इसके अलावा RWS में मैं कॉन्टिन्यूसली मीटिंग्स करे जा रहा हूँ, जहाँ मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग खुद ही बताने लगते हैं कि उनके मैंने क्या क्या काम कर दिए। और बहुत सारे काम है, जैसे मैंने 2-4 ही आपको गिनवाए थे, हज़ारों काम है। और अरविंद जी का जो प्यार जो हमेशा मिलता रहा है, वो भी इसलिए मिलता रहा कि वो मुझे हमेशा, देखो, वो सबको चेक करते रहते हैं कि अब क्या कर रहे हो आप, पब्लिक में कितने अवेलेबल हो, कितनी टिकटें उन्होंने काट दी आपने देखा। तो वो जानते हैं कि मैं काम को करता रहा, पब्लिक में अवेलेबल रहा, तो बात का प्यार वो मुझे देते रहते हैं हमेशा। पहले भी वो साइकिल वाली भी मैंने अभी आपको बात बताई, तो पानी की बहुत दिक्कत थी इस वक्त। मैं लोगों के घर जाता था, 5 बजे जाके पानी चेक करता था। तो अरविंद जी ने तब भी ये ट्वीट करा था मेरे, मतलब उसके ऊपर लिखा था कि जनता ने हमें बड़ी उम्मीदों के साथ चुना है और हमें पूरी तन मन से उनकी सेवा करनी है। और पूरी दिल्ली में, पूरी इंडिया में वो वायरल हो गया था। तो इस तरीके की चीज़ें होती रही हैं। और जैसे मेरा मानना है कि जनता ने चुना है बड़ी उम्मीदों के साथ में, उम्मीद करते हैं आपसे। उनको नहीं मालूम होता कि क्या काम कराना है, बस उन्हें काम तो पता है, कैसे कराना है नहीं मालूम। तो वो आपको चुनते हैं। कई बार वो दूसरे का काम होता है, MP का है, काउंसलर का है, लेकिन वो जिसको सामने देखते हैं उसको कहते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है। अच्छा, हाथ तो कोई आपके नहीं रोक रहा, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के जो कि BJP में शामिल हो गए, उनका ये कहना है कि देखिए पैसा तो पीछे से दिया नहीं जाता है, इस वजह से काम रुक जाते हैं। और अब कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक को चुनावी मैदान में उतारा है। तो आपको लगता है कि इस बार फाइट जो है टफ होगी? देखिए, फाइट हमेशा टफ होती है, ऐसा मानना चाहिए, हो या ना हो। 2015 में जब मैं पहला चुनाव लड़ा, मैं बहुत छोटा था।
और जो दो लोग मुझसे चुनाव लड़ रहे थे उनके राजनीतिक तजुर्बे मेरी उम्र से ज़्यादा थे, तो टफ था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की लहर थी। जब मैं 2020 में लड़ा तो मैंने 5 साल काम किया था, या हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि मैंने कुछ नहीं किया, तो वो भी एक टफ फाइट थी, क्योंकि अब वो पहला 2015 वाली आंधी शायद उस वक्त लोगों को नहीं लग रही थी। मैं बड़े आराम से इसको भी जीता, 4 वार्ड जीत गया, जो पूरी तरीके से किसी एक पार्टी का गढ़ माने जाते हैं उन एरियाज को जीता या बराबर कर लिया। अब ये चुनाव है आपके सामने है, और ये जो चुनाव है उसमें हरिशंकर जी मुझसे लड़ रहे थे 2015 में, बहुत अच्छा नाम हुआ करते थे कांग्रेस के, 5 साल में विधायक रह चुके थे। अब ये नया चुनाव है, तो ऐसा मानना ज़रूर चाहिए कि फ़ाइट टफ है तभी मज़ा आता है। किसी भी चुनाव को कम से कम मैं इतना हल्का नहीं लेता कि मैं 400 पार कहता रहूँ और 272 भी ना आए। रही बात किसी के ही लड़ने की, इसका भी नाम आप लें, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उन सबसे एक ही बात कहता हूँ, मैं कभी भी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। वो अपनी विचारधारा लेके पार्टी में जाए, लोगों में जाए। लोगों को ने 10 साल मुझे देखा है, वो मुझसे खुश होंगे या नाराज़ होंगे वो चुनाव में बता देंगे। उसके लिए मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। उन सबको बहुत शुभकामनाएं, वो सब बहुत अच्छे लोग हैं जो लड़ रहे हैं। लेकिन सर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि देखिए पिछले 10 साल में गेंद एक पाले से दूसरे पाले में वो फेंकते रहे, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये तमाम चीज़ें गिनाते रहे। इस वजह से जो शीला दीक्षित की सरकार में कामकाज हुआ, विकास हुआ, वो वहीं थम गया। लेकिन इस बार कांग्रेस बदलाव लाई। देखिए, मैं इतना जानता हूँ, जब शीला जी थी पहले 5 साल में उनके अपने एलजी से बड़े झगड़े हुए, और 5 साल में जो भारत में प्रधानमंत्री थे वो आदरणीय वाजपेयी जी थे, जो बड़े अच्छे थे, डिसेंट थे। जो अगले 10 साल थे उनमें केंद्र में उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं के एलजी थे, तो दिक्कतें कम थी, तब भी होती थी, ये ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं इतिहास के पन्नों में, आप जर्नलिज्म की छात्रा हैं तो आप समझ सकती हैं। हमने जो वक्त देखा है, मैंने एक बार जो मेरे पूर्व विधायक हैं उनसे बात करी, तो मैंने उनसे कहा कि सर, जब आप विधायक थे तो पुलिस आपके पास थी, एमपी आपके थे, भारत में सरकार आपकी थी, एमपी सब भारत सरकार में मंत्री थे, ईडी को कोई जानता नहीं था, सीबीआई को आप यूज़ कर रहे थे तो इसीलिए उसको तोता कहा जाता था। लेकिन मेरे ये 10 साल, ये केजरीवाल जी के 10 साल ऐसे ही हैं जैसे एक विपक्ष में जिए जाते हैं। दिल्ली एक हाफ स्टेट है, आप पावर में होने के बावजूद भी आपके साथ में कुछ सामने शर्तें लगी रहेंगी कि आप इनको ऐसे करो और ऐसे नहीं कर सकते हो। उस सब के बावजूद हम उन्हें करते भी रहे, चाहे वो लड़के करा चाहे पैर पकड़ के करा, हम उन्हें करते रहे। अभी सभी अखबारों में आया था, मैं दिल्ली के टॉप एमएलएज में रहा, उसमें रीजन्स लिखे थे, मैंने दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए हैं, और जो मुद्दों के ये नहीं कि राजनीतिक बात कर दी, जो जनता के मुद्दे उनको उठाया। एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरे ऊपर नहीं है, सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा अटेंडेंस है, और बजट का एलोकेशन बहुत अच्छे तरीके थे, उसमें पॉइंट्स उन्होंने लिखे तो उस पर उन्होंने वेटेज दिया और उस हिसाब से नंबर दिए। और जैसे मैंने कहा कि 2020 में जब मैं लड़ा तो मैं 4 वार्ड जीत गया था। मुझे एक तरफा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ मैं एकदम से डाउन हो गया हूँ, सब जगह बराबर रहा और या मैं जीत रहा था। तो जो भी दूसरी पार्टी जो लड़ेगा बेचारा कुछ तो कहेगा, वो मैं 10 साल से पावर में हूँ, वो कहेगा ज़रूर। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि आप जाके अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरे अपने संस्कार, मेरी अपनी सोच ये है कि व्यक्तिगत चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो भी 1-1.5 महीने की बात है, फिर आपको बार बार आंखें मिलानी होती हैं। तो मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। बाकी अगर मैंने अच्छा करा होगा, जो जनता जानती है अच्छा क्या है, सब जानते हैं कौन कहाँ है, किसको कितने वोट पड़ रहे हैं, कोई किसी को क्यों वोट देना चाहता है, किसको वोट देना ख़राब है, किसको वोट देके ख़राब हो जाएगा, वो सारी चीज़ों को समझते हैं लोग। ऐसा नहीं है, ठीक है, कभी कभी हवाओं में लोगों से इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई हवा अगर है तो वो सिर्फ केजरीवाल की है। क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि जिस तरीके की जनता के लिए जो योजनाएं रोज आ रही हैं, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जो आई, उसके बाद में अब कल जो बुजुर्गों के लिए संजीवनी का जो ऐलान करा है कि सबको 60 साल से ऊपर क्या बुजुर्ग को हमारे। लेकिन चुनावों के वक्त क्यों? क्योंकि पंजाब में भी महिलाओं के खाते में पैसे डालने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। देखिए, दिल्ली और पंजाब एक अलग सिनारियो है। पंजाब में हमारी सरकार को अभी भी रिलेटिवली न्यू है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। बहुत सारी चीज़ें कर दी, बिजली के बिल 0 कर दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं, स्कूल्स में सुधार बहुत तेज़ी से है। कानून व्यवस्था के आप हालात देखिए कि अगर एक्स-सीएम पे हमला करते हैं तो उसको विफल कर दिया जाता है। लेकिन दिल्ली पे हम लोग 10 साल से बैठे हुए हैं, तो जब आप 10 साल में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। अपने नुकसान हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को दिल्ली में फ़ायदा मिल रहा है। तो दिल्ली के अंदर हमने जो कोई भी आज तक ऐलान करा वो हमने पूरा कर दिया है, और आज भी जो हम कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी 2000 करोड़ हम रख चुके हैं बजट के अंदर। हमारे बजट में वो पैसा ऐसा नहीं कि हमने ऐलान कर दिया, हमारी वो प्लानिंग बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम सिर्फ ये हुई कि सीएम साहब जेल में चले गए। हालांकि काम नहीं रुकने दिया, ऐसा नहीं काम रुका, लेकिन स्लो हो जाता है क्योंकि हम लोगों का ध्यान भी ऑब्वियसली अपने नेता की तरफ थोड़ा जाएगा। फिर लोकसभा के इलेक्शंस आ गए,
तो थोड़ा सा वो ज़रूर हुआ, लेकिन दिल्ली की स्थिति में 77,000 करोड़ का बजट है, जो जब सरकार पहली बार बनाई थी तो 30,000 करोड़ था। तो दिल्ली के लोग जी भर के टैक्स दे रहे हैं और हम जी भर के उन टैक्स को उनको वापस देने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्योंकि एक वीडियो आजकल अभी खूब वायरल हो रहा है, अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए अम्बेडकर जी का अपमान कर दिया है। और कल हमने देखा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना विरोध प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए। तो क्या ये इस बार के चुनाव में नैरेटिव सेट कर दिया गया है, क्योंकि साफ तौर पर केजरीवाल जी ने कह दिया है घर घर जाएंगे, ये मैसेज पहुँचाएंगे? कभी कभी जो आपकी दिल की बात होती है ना, वो ज़बान पे आ जाती है। भाजपा लगातार ये कह रही थी कि 400 सीट दे दो। क्यों दे दो? कि संविधान बदलना था। वो कल बात उनके मुंह पे आ गई। उन्होंने इस बात को बोल दिया कि क्यों अम्बेडकर 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 करते रहते हो, इतना भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। वो इस बात को भूल गए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश के भारत रत्न, इस दुनिया के श्रेष्ठ लोगों में से एक को लोग भगवान ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा शोषित मजदूर, महिलाएं जो पिछड़ी हुई थी, जो दबी हुई थी, उन सबके लिए बहुत काम किया और उनको अपलिफ्ट करने के लिए उन्हें नई नई पॉलिसीज़ बनाई और पूरी ज़िंदगी उनके संघर्ष के लिए लड़ी। और उनको ऐसे बोल देना, क्योंकि अमित शाह जी के लिए हो सकता है वो भगवान ना हो, लेकिन देश में जो लोग दबे हुए थे, पिछड़े हुए थे, या जो लोग इस देश के संविधान को मानते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं इस देश के संविधान को 2 बार शपथ लेके विधायक बन चुका हूँ और मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से हमारा संविधान है, जहाँ लगभग सबको हम ये कोशिश करते हैं कि मान सम्मान के साथ में अपनी जीवन जीने का मौका मिले। तो उनका एक मजाक सा उड़ गया। अब क्यों उनके मुंह पे ज़बान ऐसे समय पे आ गई, जानबूझ के कहा गया, ऐसा भी हो सकता है। मैं नहीं मानता कि अमित शाह जी कोई बात बिना सोचे समझे, वो भी पार्लियामेंट में कह रहे हैं। 12 से 13 सेकंड का वीडियो है, पूरा जो उन्होंने सेंटेंस किया वो नहीं सुनाया गया, बीच में से इन एंड आउट लगा के वो वायरल कर दिया गया। देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियो पहले देखी हैं मणिशंकर अय्यर जी की, वो भी 2-3 सेकंड्स की हुआ करती थी कि मोदी जी को कुछ बोल दिया तो मोदी जी ने गांव में लगा था तुम्हारे दिख रहे ना ये खैज है, आपको याद होगा। तो ये चीज़ें होती रहती है, लेकिन खैर बीजेपी के लोग काफ़ी समझदार, उनके पास में बहुत अच्छा सोशल मीडिया का माध्यम है, बहुत सारे टीवी चैनल्स उनकी बहुत सुनते हैं। पूरी चलाएं और चलाएंगे, खूब चलाएंगे, वो हम अपनी चलाएंगे। हम लोगों, देखो ये सम्मान की बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देश का बहुत बड़ा वर्ग बहुत आहत है और बहुत नाराज़ है। वो जब समय आएगा तो बटन दबाएगा, खिलाफ बटन दबाएगा बीजेपी के, उसको नाराज़गी है, लेकिन उसमें भी समय है। तो हमारे पास में 2 विकल्प होते हैं डेमोक्रेसी में, एक वोट देना, वो कर लेंगे हम समय आने पर, और एक है एक आंदोलन करना, सड़क पे जाना, डोर टू डोर कर अपनी आवाज़ को बुलंद करना, ताकि सरकार को पता लगे कि उनसे कोई गलती हुई है। तो सरकार या तो माफ़ी मांगती है, उसे ठीक करती है। तो हम अपना काम कर रहे हैं और ये हमारा राइट भी है और हमारा कर्तव्य भी है, हम उसे दोनों को पूरा कर रहे हैं। एक मुद्दा बहुत गरमा रहा है कि वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम कट रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। क्या वजीरपुर में ऐसा मामला निकल कर सामने आया? क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्रों से ऐसे कई मामले सामने आए जिसको लेकर केजरीवाल ने शिकायत चुनाव आयोग तक पहुँचाई, उनकी तरफ से भी सख्त निर्देश दिए गए। सभी जगह है, अगर आप वजीरपुर में पता करेंगे तो खासतौर पर जो बेचारा गरीब आदमी है या पर्टिकुलरली किसी एक पार्टी का आदमी होता है तो उसके वो वोट कटवाते हैं। और लगातार पिछले चुनाव में काम करा गया है, जो एमसीडी का चुनाव हुआ बहुत वोट कटे, हमने लोगों ने हमें आके शिकायत करी, भैया हमारा वोट कट गया, वोट कट गया। मुझे लगता है कि ये मतलब राजनीति में हथकंडे हैं ये। आप सीधे नहीं लड़ सकते तो आप पर्दे के पीछे की लड़ाई करते, वो वाला काम है। सीधे लड़ाई, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हमने तो मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, हमने स्कूल्स अच्छे बनाए तुम स्कूल्स अच्छे बनाओ। मैं 5 बजे साइकिल चलाता हूँ, तुम 4 बजे चलाओ। मैं लोगों के दुख सुख में जाके खाता हूँ, पूड़ी खाता हूँ, अभी खा के आया हूँ, तुम पूड़ी ना करो, आधी खा लो। लेकिन इस बार साइकिल वाले तो साथ है नहीं। साइकिल, आप जिस पे साइकिल कह रहे हो तो मुझे उसका पता नहीं, मैं तो अपनी साइकिल ही कह रहा हूँ कि मैं अपनी साइकिल चला लेता हूँ, मैं अपनी गाड़ी खुद चला लेता हूँ और मैं आम आदमी की तरह रहता हूँ। 10 साल मुझे हो गए, मेरे पास में कोई पुलिस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं ऐसे ही रहता हूँ, ऐसे लोगों से मिलता हूँ, उनके बीच में खाता हूँ, उनके हाथ से खा लेता हूँ। और ये तो सब लोग जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं कुछ अजीब चीज़ आपको बता रहा हूँ, यही रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि जनता इन बातों के नंबर देती है। तो हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है? ये तो जनता बताएगी। मेरे हिसाब से तो एक भी वोट इधर से तो नहीं जाना चाहिए। बूथ तो लोग कहते हैं हर बूथ जीतेंगे, मैं तो कहता हूँ बूथ क्यों, हर दिल जीता हुआ है मैंने। बूथ तो छोटी चीज़ है, दिल बड़ी चीज़ है। अगर एक भी वोट इधर जाता है तो मुझे इसके कारण जानना होगा। मोटे तौर पे लोग कहते हैं हम दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारी मजबूरी है, लेकिन मेरा मानना है किसी की कोई मजबूरी नहीं होती, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई तरह भाई बंधु चाचा ताऊ गुरु नहीं है, सिर्फ सही और गलत है। अगर मैं सही हूँ तो आप मेरा साथ दीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो कोई बात ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजेश गुप्ता जी को आप सुन रहे थे, जो उनको साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए काम बहुत किया है और काम पे दम पर ही जनता मुझ पर विश्वास जताई।